सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लासरूम। बड़ी मुद्दत के बाद हम दोबारा यहाँ आए हैं ना, विंटर वैकेशन के बाद दोबारा हम यहाँ मिले। तो होप आपने जो विंटर वैकेशन है आपने बहुत अच्छी तरह से वो एंजॉय की होगी, या बीच बीच में आपने कुछ पढ़ा भी होगा। तो ये अल्लाह का शुक्र है दोबारा हम यहाँ आए। तो आज से इंशाल्लाह आज से ही क्लासेस यहाँ अच्छी तरह स्टार्ट होंगे यहाँ पर। तो जब कि आप जानते हैं मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ 11th और 12th की, तो आज ही से हम यहाँ बॉटनी शुरू करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं, 2-5 मिनट, ताकि आपको पता चले हमने पढ़ना क्या है। जो आपकी बॉटनी का सिलेबस है उसमें कितने यूनिट्स है, कितने चैप्टर्स है, कौन सा टॉपिक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप कहीं जाते हैं तो आपसे कोई कहता है कि मुझे बताओ आपका सिलेबस बॉटनी का जो 11th पढ़ते हैं 11th में उसका सिलेबस मुझे बताओ। तो उस वक्त बच्चे चूक जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है सिलेबस क्या होता है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों ने साल भर एक बुक पढ़ी हुई होगी, लेकिन साल के आखिर पर जब उनसे कोई पूछता है मुझे कंटेंट आपके जो सिलेबस में है, आपकी बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, व्हाटएवर, तो उन कंटेंट का मुझे नाम बताओ। तो उस वक्त बच्चा चूक जाता है, वो उससे पता नहीं होता है कि कभी कभी ऐसा भी हो कि मुझे कंटेंट के बारे में पूछा जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पहले कंटेंट्स लिखूँ, आप भी साथ साथ लिख लेना, क्योंकि मैं धीरे से पढ़ाता हूँ। नोट्स भी आप अच्छी तरह लिखेंगे क्योंकि मैं उस वक्त जब लिखने का टाइम हो मैं आप उस वक्त लिखवाता हूँ भी आपको। तो पहले जो आपकी बॉटनी जो 11th की बॉटनी है, इसका सिलेबस जो है या इसके कंटेंट्स जो है, मैं पहले वही यहाँ लिखूँ। तो पहला कंटेंट जो आपने पढ़ना है दैट इज़ कॉल्ड एज लिविंग वर्ल्ड। ये पहला चैप्टर है आपकी बॉटनी का, तो यह पहला यूनिट ये पढ़ना है। सेकंड जो इसमें आता है दैट इज़ कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये सेकंड टॉपिक जो आपने पढ़ना है। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम ये थर्ड चैप्टर या हम यूनिट भी कहेंगे आता है आपकी बॉटनी में, ये हमने पढ़ना है। तो उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये फोर्थ टॉपिक कहेंगे हम इसको, या फोर्थ यूनिट हम कहेंगे, ये आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आपको पढ़ना है दैट इज एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये फिफ्थ चैप्टर है या फिफ्थ टॉपिक हम कहेंगे, फिफ्थ यूनिट कहेंगे, ये आपको पढ़ना है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है जो इसको पढ़ना है आपको इसमें दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी, या हम कहेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी ये लास्ट टॉपिक है इसमें, लेकिन इसमें 3 टॉपिक्स आते हैं या सब टॉपिक्स हम कहेंगे। नंबर 1 इसमें फोटोसिंथेसिस आती है। फोटोसिंथेसिस ये हमने डिस्कस करना है, पढ़ना है अच्छी तरह। तो सेकंड टॉपिक इसमें आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ये पढ़ना है। तो लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यूँ हम कहेंगे ये तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th एंड 8th टॉपिक्स जो हैं आपकी बॉटनी में आते हैं। तो यही हमने एक एक करके इनके अंदर जो सब हेडिंग्स आते हैं या सब टॉपिक्स आते हैं इनके अंदर पढ़ना क्या है। तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बारे में, थोड़ा बहुत 11th में 10th में आपने पढ़ा होगा, है ना, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है। इसी तरह रेस्पिरेशन आपने सुना होगा, सुना कि नहीं सुना, 10th में पढ़ा है कि, तो ये आपने 10th में पढ़ा होगा। तो इसके बाद ग्रोथ भी आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना होगा, या लिविंग वर्ल्ड
ये इस नाम सुना होगा लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। तो इसके बाद क्लासिफिकेशन, तो ये हेडिंग आपने सुनी होगी है ना। तो इसके बाद प्लांट किंगडम, अगर आपका 9th का साइंस हम ले लेंगे तो 9th के साइंस में ये आता है डाइवर्सिटी, या तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम्स वहाँ आते हैं। पता नहीं आपने पढ़ा होगा या नहीं, तो यहाँ हमने डिटेल में पढ़ने हैं। तो उसके बाद मॉर्फोलॉजी, यानी प्लांट जो है, प्लांट की मॉर्फोलॉजी, इसके पार्ट्स, मतलब अगर हम प्लांट ले लेंगे यहाँ पर, तो प्लांट के पार्ट्स रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है ना, फ्लावर। तो ये पार्ट्स ये हमने पढ़ने हैं, तो इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो इसके बाद एनाटॉमी, प्लांट के अंदर क्या होता है, आपने वो टिश्यूज़, मतलब टिश्यू आपने वर्ड सुना होगा या अपनी डेफिनेशन इसकी सुनी होगी, या 9th में आपने टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पढ़ा होगा। तो वही हमने यहाँ इस एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में टिश्यूज़ पढ़ने हैं। तो इसके बाद फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ, तो ये हमने एक एक करके पढ़ना है। तो मेरे ख्याल में 4 मंथ्स रिक्वायर्ड, तो 4 मंथ्स में हम सिलेबस कंप्लीट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीनों में, क्योंकि हम अच्छी तरह आराम से पढ़ेंगे। तो ये 11th क्लास जो, मैं एक बात आपसे कहूँ, तो यहाँ आपको हर एक बेसिक पॉइंट, बेसिक्स जो भी बेसिक्स है वो आपको क्लियर करनी है। तो यहाँ आपको मार्क्स जो है, तो 11th के मार्क स्कोर, तो ये इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू है ना। 10th का इम्पॉर्टेंट होता है, 12th का स्कोर इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन 11th का जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिफिनीशंस, टर्मिनोलॉजी यानी छोटी छोटी टर्म्स, वो आपको क्लियर करने हैं। तो इसमें आपको आराम से पढ़िए, बुक्स लाइए। तो यहाँ पर बायोलॉजी के लिए आप NCERT जो है, आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं, लाइब्रेरी में भी बुक्स है, या आप अपनी भी बुक बाज़ार से ला सकते हैं, सिर्फ NCERT। तो बाकी यहाँ मैं पढ़ाऊँगा, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा, जो भी मैं पढ़ाऊँगा, आप हर एक पॉइंट अपनी नोटबुक पर नोट कीजिए, तो वही नोट भी बनेगा। तो यहाँ पर और एक बात मैं कहूँगा आपसे, कभी कभी बीच में मैं कहता हूँ ये पॉइंट आप नोट कर लो, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, चाहे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो, तो उस वक्त वो पॉइंट नोट करते जाना, ताकि कल ये आपको परेशानी नहीं होगी। और बांटने के लिए आप अलग सी नोटबुक लाइए, तो यहाँ हर एक पॉइंट क्लियर कीजिए, तो ये नोट भी बनेगा, बोर्ड का एग्ज़ाम भी इसमें क्वालिफाई होगा, और नीट के लिए भी आपको बहुत इसमें इंफॉर्मेशन और या क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलो पहला टॉपिक यहाँ पर है लिविंग वर्ल्ड। ठीक, तो आज हम इसी लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट आर लिविंग थिंग्स, है ना। ये आपने पढ़ा होगा, 6th में पढ़ा है, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स, शाबाश, लिविंग थिंग्स, है ना। अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे, है ना, आप मतलब ये आपका इस वक्त दिस आर योर सराउंडिंग्स, या हम इसको कहेंगे एनवायरनमेंट। अगर आप अपने एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द देखेंगे, तो इसमें आप में 3 तरह के थिंग्स पाएंगे। कोई भी एनवायरनमेंट, चाहे आप पानी में हो, हवा में हो, या ज़मीन पर हो, कहीं भी हो, आप यू ऑलवेज सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो एक इनमें होता है दैट इज कॉल्ड एज लिविंग थिंग्स, है ना, लिविंग थिंग्स ये होते हैं। सेकंड इसमें आता है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। और थर्ड जो दैट इज कॉल्ड एज डेड थिंग्स। ये जहाँ भी आप जाएंगे अपने एनवायरनमेंट में, आप ये 3 तरह के थिंग्स जो है पाएंगे। वन इज़ लिविंग थिंग्स। अगर ये हम देखेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने हूँ, आई एम ए लिविंग, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, यू आर लिविंग, है ना। तो दिस आर लिविंग थिंग्स। उसके बाद मैंने कहा नॉन लिविंग थिंग्स और डेड थिंग्स। तो पहले हमें पता होनी चाहिए व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग थिंग्स एंड डेड थिंग्स। यहाँ पर हमें पता है लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग, इनमें डिफरेंस क्या है, मगर यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग और डेड थिंग जो है, इनमें कौन सी डिफरेंस है। तो पहले मैं यहाँ बताऊँ, जो नॉन लिविंग थिंग्स है ये कभी लिविंग नहीं हुआ करते थे, हमेशा नॉन लिविंग। तो अगर यहाँ पर देखेंगे, मतलब ये मार्कर बोर्ड है यहाँ पर, तो ये नॉन लिविंग थिंग है। अगर इसमें मटेरियल देखेंगे, प्लास्टिक लगा हुआ है यहाँ पर एलुमिनियम लगा हुआ है, तो दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, ये हमेशा नॉन लिविंग रहे हैं। तो सेकंड इज़ डेड थिंग। तो डेड थिंग अगर हम देखेंगे, मान लो ये यहाँ पर आपका डेस्क है, यहाँ पर जहाँ आप चेयर्स पर बैठे हैं, तो ये चेयर किन के बने हुए हैं, वुड के बने हुए हैं। तो वुड कहाँ से आया है,
प्लांट से। तो ये कभी लिविंग हुआ करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ वो हम यहाँ पर छेड़ेंगे, वो कहानी नहीं। तो ये फिर बाद में उनमें जो लिविंग एक्टिविटीज़ वो स्टॉप हो गए, ये डेड बन गए। वो हम कहेंगे डेड थिंग्स आर दोज थिंग्स वायर ड्यू टू सम रीज़न लिविंग एक्टिविटीज़ वायर सीज आर गॉट स्टॉप्ड, तो उनको हम डेड थिंग्स कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया है, तीन के तीन थिंग्स आपके सामने है, लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है और डेड थिंग भी है। तो यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड, वो वर्ल्ड हम कहते हैं ये दुनिया, अगर उर्दू में लेंगे इसका लफ्ज़ी माने तो दुनिया, लिविंग मैंने जानदार चीज़ें या दुनिया जिसमें लिविंग थिंग्स होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड? द वर्ल्ड कंटेन्स लिविंग थिंग्स, है ना? वर्ल्ड इट कंटेन्स लिविंग थिंग्स, तो उसको हम लिविंग वर्ल्ड कहेंगे। तो लिविंग थिंग्स में क्या आते हैं यहाँ पर? शाबाश। लिविंग थिंग्स में अगर हम देखेंगे, आप प्लांट्स देखेंगे कि नहीं? प्लांट्स कुछ नहीं, प्लांट्स देखेंगे। सेकंड, एनिमल्स आप देखेंगे, है ना? थर्ड, माइक्रोब्स। So these are three types of things. One is called as plants, second is called as animals, third is called as microbes. Animals भी आपने देखे हैं, plants भी आपने देखे हैं, microbes देखे हैं। जो माइक्रोब है इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी कहते हैं। तो इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इनको देखने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए। तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। जब भी हमारे पास माइक्रोस्कोप होगा तो हम ये जो माइक्रोब्स हैं हम इनको देख पाएंगे। इनमें क्या आता है माइक्रोब्स में? इसमें बैक्टीरिया आता है ना? अगर माइक्रोब्स देखेंगे यहाँ पर नंबर 1 यहाँ पर क्या आता है? बैक्टीरिया आता है। इसमें फंजे आते हैं, ठीक, इसमें वायरस आता है, या वो प्लांट्स जो एक सेल के बने हुए होते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं। हम ये कहेंगे जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं, सो दे कम अंडर माइक्रोब्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रोस्कोप आपने सुना है ना? व्हाई दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप, है ना? माइक्रोस्कोप, माइक्रो मीन्स स्मॉल। ये वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम स्मॉल थिंग्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, हम इनको माइक्रोस्कोप के, तो माइक्रो मीन्स स्मॉल। तो यहाँ पर क्या आती है वर्ड? माइक्रो। दीज आर माइन्यूट क्रिएचर्स आर माइन्यूट थिंग्स विच वी कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड आई, दे कैन बी सीन ऑनली विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसमें वायरस आता है, इसमें बैक्टीरिया आता है, इसमें यूनिसेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। क्लियर? तो यही जब आएंगे तीनों के तीन, तो जब इस वर्ल्ड में होंगे तो उस वर्ल्ड को हम क्या कहेंगे? लिविंग वर्ल्ड। लेकिन इस लिविंग वर्ल्ड पढ़ने से पहले अगर आप यहाँ से घर जाएंगे, ठीक, मतलब स्कूल के बाद आप घर जाएंगे, तो घर जाने के बाद आप जो आपकी NCERT बुक 11th की है बायोलॉजी की, उसको आप ओपन कीजिए। तो ओपन करने के बाद आप जब देखेंगे लिविंग वर्ल्ड, मान लो ये बुक है, तो बुक में 2 पेजेस, यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड है, यहाँ पर एक और पेज है। तो इस पेज में एक इंसान का फोटोग्राफ दिया गया है वहाँ पर, ठीक है? अगर आप ये खोलेंगे NCERT बायोलॉजी की 11th, तो जब लिविंग वर्ल्ड आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर इस साइड में क्या आता है? लिविंग वर्ल्ड। तो लेकिन यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है, उसका फोटोग्राफ यहाँ पर लगाया गया है, तो वो आप पढ़िए। मैं उसके बारे में कुछ बताऊं, लेकिन शाम को आप वो घर में पढ़िए। क्यों पढ़ेंगे मैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है? तो ये जो फोटो यहाँ पर है इसे कहते हैं हम अर्नेस्ट, ये आप लिखो, ये आप नोट कर लो, अर्नेस्ट मियर। ये जो पर्सन का फोटो दिया है ना इस पर, अर्नेस्ट, ये लिखो आप, अर्नेस्ट मियर, ERNAST, अर्नेस्ट मियर, MAYR। तो जो ये अर्नेस्ट मियर है, ही वॉज ए बायोलॉजिस्ट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नीट में
ऑब्जेक्टिव आता है कभी साइंटिस्ट के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनके काम के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ इसकी थोड़ा बहुत बता दूँ इसके बारे में। अर्नेस्ट मेयर जो है, ही इज़ कॉल्ड एज, ही वाज अ बायोलॉजिस्ट, ही वाज या ही इज़ कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। आप लिखो, ही इज़ कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी, ये पॉइंट आप लिखो, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट आप ये लिखो, ही इज़ कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, लिखा आपने, क्योंकि उसने बहुत काम इस बायोलॉजी के फील्ड में किया, चाहे एवोल्यूशन हो, चाहे प्लांट्स का नाम है या बाकी फील्ड से, उसमें बहुत इसने काम किया है। ही इज़ आल्सो कॉल्ड, ये पॉइंट आप लिखो, ही इज़ आल्सो कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ, ये आप लिखो, ही इज़ कॉल्ड एज डार्विन ऑफ 20th century। He is called as, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, मतलब आपको ऑब्जेक्ट, चाहे नीट हो आपका या बोर्ड का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ 20th century। तो अगर नीट में आया 4 मार्क्स हैं होंगे वहाँ पर, तो यहाँ पर 1 होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट वी शुड नो द थिंग्स। जो आपकी बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी में कहूँ, उसमें जो भी पॉइंट हो, हर एक पॉइंट को हमने स्टडी करना है, तभी तो आपके लिए नीट बहुत ही ईजी होगा, या आप नीट में अच्छा खासा स्कोर हासिल कर पाएंगे। तो ही इज़ कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ 20th century। तो उसने बहुत से फील्ड में काम किया है, तो उसको बहुत से प्राइजेस भी मिल गए, उसको 3 प्राइजेस मिल गए एक ही साथ। आप देखो, ही गॉट 3 प्राइजेस, यानी 3 इनाम उसको मिले, उसको 3 इनाम मिले। तो दैट इज इट्स कॉल्ड एज ट्रिपल क्राउन, ट्रिपल क्राउन। ही इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रिपल क्राउन, ट्रिपल क्राउन, CROWN, ट्रिपल क्राउन। कभी कभी ये पॉइंट आ सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है। वही इज कॉल्ड एज ट्रिपल क्राउन, ट्रिपल क्राउन। उसने 3 इनाम हासिल किए इस बायोलॉजी के फील्ड में। तो आप घर जाएंगे तो घर में इसमें एक कम से कम हाफ पेज दिया गया वहाँ पर, ये आप अच्छी तरह पढ़ना। तो मुझे कल बता देना भी कौन सा पॉइंट जो है यहाँ मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैंने आपके लिए होम असाइनमेंट है, ठीक है। पढ़ना सिर्फ, ये पढ़ना, अच्छी तरह पढ़ना, ठीक है। तो ये पहले दिया गया है। इसी तरह तो ये जो अर्नेस्ट मेयर है, सो इसने बायोलॉजी में एवोल्यूशन रहेंगे, टैक्सॉनॉमी लिया, बहुत से फील्ड्स बायोलॉजी के हैं, बहुत अच्छी काम की है इसमें। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं आपको ये उठाने से पहले या स्टार्ट करने से पहले इस अर्नेस्ट मेयर के बारे में कुछ बताऊँ। आप ये पॉइंट्स नोट किए? चलो अब हम स्टार्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड। अगर कभी आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो उस वक्त आप बता दीजिए कि हमने ये पॉइंट, हमको यहाँ मतलब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हम फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं जो यहाँ आपको पढ़ाता हूँ या कहता हूँ, ये आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है अच्छी तरह। तो लिविंग थिंग्स हम जब देखते हैं, मैंने कहा यहाँ पर प्लांट्स आते हैं, ठीक, यहाँ पर एनिमल्स आते हैं, यहाँ पर माइक्रोब्स आते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप बताओ, आप 10 प्लांट्स के नाम आप बता सकते हैं? 10 प्लांट्स के नाम या 20 प्लांट्स के नाम, है ना? ऐसा लगता है मतलब भाई बहुत ही ईजी है, लेकिन जब हम नाम देना शुरू करते हैं तो वहाँ पर हम बोल नहीं पाते हैं, है ना? तो कितने यहाँ पर जो लाइफ है, कितने प्लांट्स होंगे इस वर्ल्ड में, है ना? कितने एनिमल्स होंगे, है ना? तो इनको डिस्कस किया गया, इनको डिस्क्राइब किया गया, इनको डिस्कवर किया गया, कितने प्लांट्स है, कितने एनिमल्स है, या हम कहेंगे स्पीशीज़। स्पीशीज़ आपने वर्ड सुनी है? स्पीशीज़ मतलब मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर, आपने सुना है
तो स्पीशीज़ जो है यहाँ पर हम अगर हम डिफाइन हमको करना है स्पीशीज़ क्या है, तो स्पीशीज़ हम कहते हैं ए ग्रुप ऑफ, या आप लिखो ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which can interbreed with each other, पहले जब स्पीशीज की डिफिनेशन की, ये आपने लिखा ए ग्रुप ऑफ, आराम से लिखो, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर, तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज, इट इज कॉल्ड एज स्पीशीज। पहले जब स्पीशीज की डिफिनेशन दी गई तो उस वक्त क्या कहा गया, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पहले क्या बताया गया, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर हम यहाँ ले लेंगे ह्यूमन बीइंग, यहाँ ह्यूमन ले लेंगे तो ह्यूमन में क्या क्या आता है, मेल एंड फीमेल। तो जो पहली वाली डिफिनीशन थी, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्या ह्यूमन बीइंग में जो मेल्स और फीमेल्स होते हैं ये सेम होते हैं, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन सेम होती है, तो इस डिफिनीशन को रद्द किया गया। ठीक है, तो फिर एक साइंटिस्ट आया दैट इज कॉल्ड एज जॉन रे, ये आप लिखो जॉन रे, जिसने ये जो स्पीशीज टर्म कॉइन की, आप लिखो द टर्म, आप इस तरह लिखो द टर्म स्पीशीज, द टर्म स्पीशीज वाज कॉइन्ड बाय जॉन रे। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव आता है, द टर्म स्पीशीज वाज कॉइन्ड बाय जॉन रे, उसने टर्म कॉइन की, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, और बाद में डेफिनेशन भी बताई। यहाँ पर क्या, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर, विच कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस डिफिनेशन का माने क्या है कि जब हम सिंपल मीनिंग में हम कहेंगे, अगर ह्यूमन बीइंग ले लेंगे तो ये रिप्रोडक्टिव एबिलिटी अपने ही जो ऑर्गेनिज्म है इसके साथ शेयर करता है, यानी ह्यूमन फीमेल विद ह्यूमन मेल विद ह्यूमन फीमेल, दूसरे के साथ ये रिप्रोडक्टिव एबिलिटी शेयर नहीं कर सकता है। या हम दूसरे अल्फाज में कहें मैरिज, तो अगर हम इंसानों के बारे में ले लेंगे तो इंसान जो मैरिज होती है इंसानों के साथ ही होती है, मेल फीमेल के साथ। ये स्पीशीज़ दूसरी ऑर्गेनिज्म्स के साथ मैरिज नहीं कर सकती है या रिप्रोडक्टिव एबिलिटी नहीं हो सकती, तो इसे हम कहते हैं स्पीशीज़। ये क्लियर हुआ कि नहीं? इसमें जो मैंने बताया क्लियर हुआ कि नहीं? कोई पॉइंट मत रहा? तो टाइम हुआ, आज का पहला ही दिन था, तो कल से हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक हमने कुछ डिफिनेशन पढ़ी, एक तो लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, इसमें क्या आता है, सेकंड स्पीशीज़ क्या होती है, तो और अर्नेस्ट मेयर के बारे में हमने बताया। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज फॉर टुडे, तो आई शुड स्टॉप फॉर हियर। थैंक यू।